नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आपके साथ मैं हूं शुभ्रा सुमन। बात कोरोना की ही है क्योंकि कोरोना का कहर इस देश में इस वक्त सबसे बड़ा मसला बना हुआ है। देश भर में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, 3.5 लाख के पार पहुंच गए हैं। संकट कितना बड़ा और कितना गहरा है ये हम आपको कुछ तस्वीरों के जरिए दिखाते हैं। दिल्ली, महाराष्ट्र, केरल, तमिलनाडु, इसके साथ ही कर्नाटक, यूपी, एमपी जैसे राज्यों में कोरोना का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है और इन राज्यों में सबसे ज्यादा असर कोरोना का है। लेकिन दूसरी लहर के इतने दिन बीत जाने के बावजूद बिना ऑक्सीजन के, बिना इंतजाम के लोग मर रहे हैं, बिना दवाई के लोग तड़प रहे हैं। वैक्सीन ही एकमात्र उपाय है, लेकिन उसके लिए भी कतार में लोगों को खड़ा होना पड़ रहा है। वैक्सीन की भी शॉर्टेज है, उसकी भी कमी है। लोग लगातार दम तोड़ रहे हैं। मरने से पहले उन्हें अस्पताल में बेड मयस्सर नहीं हो रहा है, ऑक्सीजन मयस्सर नहीं हो रहा है, चिताएं भी वेटिंग लिस्ट में जल रही हैं। अब आप सोचिए, कब्रिस्तान और शमशान भर चुके हैं। हर तरह कोरोना से हाहाकार मचा हुआ है। ये कुछ तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ऑक्सीजन की कमी से लगातार दम तोड़ रहे हैं लोग। अस्पताल तक पहुंचते हैं लेकिन उन्हें बेड में असर नहीं होता, उनकी भर्ती नहीं होती और तड़प तड़प कर देश के अलग अलग इलाकों में लोग मर रहे हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि अगर अस्पताल और ऑक्सीजन की कमी से लोग मर रहे हैं तो ये नरसंहार है। लेकिन कौन समझाए सरकारों को, जिस सरकार ने अभी तक इंतजाम नहीं किया। इतना लंबा वक्त सरकारों को मिला, लेकिन आज की हालत देखकर आप समझ सकते हैं कि सरकारें सोई हुई थी और उसका नतीजा, उसका खामियाजा आम लोगों को भुगतना पड़ रहा है। और इन सब के बीच एक अहम खबर आपको बताते हैं। कोरोना से जुड़ी हुई ही एक खबर है। 24 घंटे में कोरोना के 3,82,315 केस सामने आए हैं। कोरोना से एक दिन में 3,780 मरीजों की मौत हो चुकी है। महाराष्ट्र में 51,880 नए केस हैं। 891 लोगों की मौत यहां पर हुई है। दिल्ली में 19,953 नए केस सामने आए हैं। 338 लोगों की कोरोना से मौत हुई है। कर्नाटक में 44,631 नए मामले सामने आ चुके हैं। 288 मरीजों की वहां पर मौत हुई है। देश के अलग अलग इलाकों में हालात खराब हो चुके हैं। लोगों को अस्पताल, बेड, ऑक्सीजन मयस्सर नहीं हो रहे हैं और इसीलिए इंडिया न्यूज के माध्यम से हम लगातार कोशिश कर रहे हैं कि अगर आप घर में हैं, कोरोना पॉजिटिव हैं, अगर आपका कोई रिलेटिव, अगर आपका कोई जानने वाला, आपके कोई अपने कोरोना पॉजिटिव हैं, अगर आपके जहन में कोई भी सवाल हैं तो आप जरूर इंडिया न्यूज से संपर्क करें। हम एक्सपर्ट्स के जरिए उन सवालों का जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। देश में कोरोना की दूसरी लहर लगातार कहर बरपा रही है। मौतों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। 4 तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। पहली तस्वीर महाराष्ट्र के बीड से है, जहां ऑक्सीजन की कमी से एक शख्स की मौत हो गई। इसके साथ ही यूपी के सिद्धार्थनगर से आप तस्वीर देख रहे हैं, जहां ऑक्सीजन की कमी के बाद एक अस्पताल में ही 4 लोगों ने दम तोड़ दिया। यूपी के गाजीपुर की तस्वीर है। एक शख्स को ऑक्सीजन के लिए फरियाद करते हुए देखा गया है। इसके बाद खुद डीएम ने उसके लिए ऑक्सीजन का इंतजाम किया, लेकिन हर किसी के लिए इंतजाम ये हो नहीं पा रहा है। आखिरी तस्वीर बेहद ही शर्मसार करने वाली है, जहां एक बेहोश महिला को कोरोना पीड़ित समझकर जेसीबी में डाल दिया गया, अस्पताल ले जाया गया, वहां पर उसकी मौत हो गई। ये सभी तस्वीरें दिल को झकझोरने वाली हैं, शर्मसार करने वाली हैं, सरकार से सवाल पूछने वाली हैं, मजबूर कर रही हैं ये तस्वीरें सोचने के लिए कि आखिर ये कहां हम आ गए हैं। और पिछले साल की अपेक्षा इस साल मौतों का आंकड़ा बहुत ज्यादा है, हालात बहुत ज्यादा खराब हैं। और इस बीच आपको मालूम है कि अलग अलग तरह के बयान दिए जा रहे हैं, अलग अलग तरह की जानकारी भी डॉक्टर्स के जरिए दी जा रही है। एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया ने यह कहा कि सिटी स्कैन खतरनाक साबित हो सकता है। आखिर क्यों सिटी स्कैन खतरनाक साबित हो सकता है, इससे जुड़े हुए कुछ तथ्य हम आपके सामने रख रहे हैं। पॉजिटिव होने और हल्के लक्षण पर कोई जरूरत नहीं है। होम आइसोलेशन में अगर हैं, माइल्ड इन्फेक्शन है तो सिटी स्कैन ना करवाएं, ये साफ तौर से कहा गया है एक्सपर्ट्स की तरफ से। सिटी स्कैन से कैंसर का खतरा बढ़ सकता है। ऐसा क्यों है? दरअसल एक सिटी स्कैन 300 चेस्ट एक्सरे के बराबर है,
रेडिएशन इससे निकलता है और इसकी वजह से आपके शरीर पर एक खराब असर पड़ सकता है और उसकी वजह से भी हार्ट अटैक जैसे साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। ये अहम जानकारी है जो आपके जहन में होनी चाहिए। बिना ज़रूरत सिटी स्कैन ना करवाएं। कई बार ऐसा देखा जा रहा है कि आरटीपीसीआर में रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद लोग सिटी स्कैन करवा रहे हैं, लेकिन जब तक डॉक्टर रिकमेंड ना करें माइल्ड सिम्टम्स में आप सिटी स्कैन मत करवाइए। कोरोना के खिलाफ लगातार जंग जारी है। भारत को इंटरनेशनल मदद भी मिल रही है। तमाम देशों ने भारत के लिए हाथ आगे बढ़ाया है। इंटरनेशनल सपोर्ट की एक लंबी लिस्ट है। 16 देशों ने 26 फ्लाइट से सप्लाई भेजी है। ईयू यानी कि यूरोपियन यूनियन ने एडिशनल इमरजेंसी सपोर्ट पैकेज का ऐलान किया है। इसके साथ ही चेक रिपब्लिक ने 500 ऑक्सीजन सिलेंडर्स भेजने का फैसला किया है। डेनमार्क नामक देश 53 वेंटिलेटर्स भेजेगा। स्पेन 119 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स भेजने वाला है और 145 वेंटिलेटर्स भी वो भेज रहा है। नीदरलैंड भी मदद के लिए आगे आया है। 100 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स वो भेज रहा है। इसके साथ ही रेमडेसिविर की किल्लत भारी है पूरे देश में, इसके लिए भी तमाम देशों ने मदद का हाथ बढ़ाया है। 30,000 वायल्स, 449 वेंटिलेटर्स जर्मनी भेज रहा है। 15,000 रेमडेसिविर, 516 वेंटिलेटर्स, 1 ऑक्सीजन जनरेटर जनवरी भेज रहा है। तो ये तमाम देशों की लिस्ट हमने आपको बताई जिन्होंने भारत की तरफ हाथ बढ़ाया है मदद का। लेकिन सरकारों को जो इंतजाम करना चाहिए था, भारत की सरकारों को, केंद्र सरकार को, राज्य सरकारों को, वो इंतजाम नहीं हो पाए। और आज देखिए स्वास्थ्य महकमा बिल्कुल चरमरा गया है, क्योंकि पहले ये कहा जाता है कि स्वास्थ्य की तरफ जितना ध्यान देना चाहिए सरकारों को वो नहीं दिया जाता। और महामारी के वक्त जब परीक्षा की घड़ी आई तो पूरे तरीके से सिस्टम सरकार फेल नजर आते हैं। कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं ताकि आपके जहन में जो सवाल हैं उनका जवाब आपको मिल सके। कोई भी आशंका, कोई भी परेशानी अगर आपके पास है तो आप कॉल कर सकते हैं। लगातार इंडिया न्यूज पर नंबर्स फ्लैश हो रहे हैं, उन नंबर्स पर आप कॉल कीजिए, आपसे रिक्वेस्ट है। और किसी भी आशंका में मत रहिए, किसी भी भ्रम में मत रहिए। कोई भी भ्रम वैक्सीन को लेकर, कोरोना को लेकर, इलाज को लेकर, सिम्टम्स को लेकर आपके भीतर हैं तो आप जरूर हमसे कांटेक्ट कीजिए। कौन कौन से खास मेहमान है ये मैं आपको बता देती हूँ। डॉक्टर विवेक गुप्ता, HOD कार्डियोलॉजी अपोलो हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर राजीव अग्रवाल हमारे साथ हैं, SGPGI लखनऊ। इसके साथ ही डॉक्टर NK गांगुली हमारे साथ जुड़ रहे हैं, पूर्व DG ICMR। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम बीच बीच में कॉलर्स से बात करते रहेंगे, उनके सवाल भी लेते रहेंगे, लेकिन शुरुआत में डॉक्टर विवेक गुप्ता आपके साथ करती हूँ। और जो अहम जानकारी हमने दर्शकों से साझा की सिटी स्कैन के बारे में, डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने भी इसका जिक्र किया और ये कहा कि जब माइल्ड सिम्टम्स हों उसमें सिटी स्कैन करवाना घातक हो सकता है, क्योंकि इससे रेज निकलती हैं, आपके बॉडी पर गलत असर डाल सकती हैं और इसके साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। आप इसे कैसे एक्सप्लेन करेंगे हमारे दर्शकों के लिए? देखिए, ऐसा है, जब कोविड-19 आया था लास्ट ईयर, हम लोग काफी कुछ सीख रहे थे और सबसे इम्पोर्टेंट बात उस समय भी यही थी और अभी भी है कि RT-PCR टेस्ट की जो उस समय रैपिड एंटीजन टेस्ट ज्यादा हो रहा था, PCR कम हो रहा था। रैपिड एंटीजन की 30% सेंसिटिविटी थी और RT-PCR की उस समय करीब 95% सेंसिटिविटी मानी जाती थी। उस समय HRCT स्कैन हम लोग करते थे ओनली टू फाइंड आउट द सीवियरिटी ऑफ द डिजीज। लेकिन उस समय भी ये बात कई वेबिनार में डिस्कस किया और मैंने बहुत इंटरनेशनल वेबिनार किए कि HRCT चेस्ट में जो ग्राउंड ग्लास ओपेसिटीज होती है, दे आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सेंसिटिव एंड गोल्ड स्टैंडर्ड फॉर द डायग्नोसिस ऑफ कोविड, गोल्ड स्टैंडर्ड। अब इस बार जो वेव 2 आई है उसमें क्या हुआ है कि HRCT का चलन ज्यादा हुआ। उसके 2 रीजन रहे। एक तो RT-PCR टेस्ट जो है हमारा, उसकी सेंसिटिविटी जो 95%, 99%, 98% की गिर के आ गई 70% की। डबल म्यूटेंट जो वायरस है, ये जो है RT-PCR की जो पुरानी हम लोग सिस्टम था उसमें काफी कुछ को इसको अवॉइड कर जाता है और काफी कोविड पेशेंट्स में RT-PCR नेगेटिव आता है, विच इज ए फॉल्स नेगेटिव। इसलिए HRCT का चलन ज्यादा हुआ। टुडे जब हम फॉलो करते हैं आज के जमाने में पेशेंट्स को, तो HRCT इज अगेन वन ऑफ द गोल्ड स्टैंडर्ड इन द डायग्नोसिस ऑफ द कोविड पेशेंट। अब क्या हुआ, इससे कुछ ओवर यूज होने लगा, लोगों ने HRCT ज्यादा यूज करने लगा। लेकिन मैं अभी भी कहूंगा कि अगर पेशेंट का RT-PCR नेगेटिव आता है और पेशेंट को क्लासिकल सिम्टम्स हैं, RT-PCR नेगेटिव आता है और पेशेंट को क्लासिकल सिम्टम है, तो HRCT चेस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मेकिंग ए डायग्नोसिस। बट डॉक्टर गुलेरिया की बात, मैं इस बात में सहमत जरूर हूँ
कि अर्ली स्टेजेस में अगर आपको सिम्टम क्लियर है और आपका आरटी-पीसीआर की रिपोर्ट आपके हाथ में है तो एचआरसीटी कराने की जरूरत नहीं है। इसमें 300 एक्सरे के बराबर रेडिएशन होता है, लेकिन लोगों को एक दहशत भी हो गई कि मुझे कैंसर हो जाएगा, मैंने एचआरसीटी कराया। ऐसा नहीं है। देयर आर मोर चांसेस दैट यू हैव ए रेडिएशन इंड्यूस्ड कुछ ट्यूमर्स होते हैं, लेकिन ऐसा एचआरसीटी रेगुलरली हो रहा है। डोंट गेट पैनिक आउट ऑफ इट। तो दोनों बातें मैं इसको बैलेंस करना चाहता हूँ। एचआरसीटी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन मेकिंग डायग्नोसिस इन पेशेंट्स हु हैव ए क्लासिकल सिम्टम। और अगर हमको आरटी-पीसीआर नेगेटिव आ जाए या आरटी-पीसीआर करने में देरी हो रही है, दोनों बातें देरी हो रही है। अर्ली डायग्नोसिस इस सेकेंड वेव में सबसे इंपॉर्टेंट बात है, वो है डायग्नोसिस जल्दी बनाना। चाहे वो आरटी-पीसीआर से बनाइए, चाहे एचआरसीटी से बनाइए, और ट्रीटमेंट जल्दी शुरू कर दीजिए। लेकिन ज्यादा यूज एचआरसीटी का तब होता है जब पेशेंट का ऑक्सीजन गिरने लगता है, तो अब सीवियरिटी जानने के लिए उसमें भी देखिए क्लिनिकली इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर किसी का ऑक्सीजन गिर रहा है सैचुरेशन, ये पक्की बात है कि उसका एचआरसीटी स्कोर जो है कम से कम 15, 18 या 20 के आसपास हो गया है, विच इज वेरी वेरी सैड एंड वेरी डिफिकल्ट टू डिसाइड। तो एचआरसीटी शुड बी यूज्ड जुडिशली। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इट्स अ गोल्ड स्टैंडर्ड इन मेकिंग ए डायग्नोसिस। जैसे हम एंजियोग्राफी की बात करते हैं हार्ट में, एंजियोग्राफी इज गोल्ड स्टैंडर्ड, उसी तरह एचआरसीटी इज गोल्ड स्टैंडर्ड, नॉट आरटी-पीसीआर। नॉट आरटी-पीसीआर बिकॉज दैट हैज ए लिमिटेशन। उसमें सीबैट, सीनेट और भी टेस्ट होते हैं। तो ठीक है, ये कुछ कंफ्यूजन क्लियर होना बहुत जरूरी है। सिटी स्कैन को लेकर कुछ, मैं आती हूँ सर आपके पास, लौटती हूँ विवेक गुप्ता जी, मैं आपके पास वापस लौटती हूँ। लेकिन ये कुछ कंफ्यूजन क्लियर होना बहुत जरूरी है, जो कि सिटी स्कैन को लेकर बना हुआ है। रेमडेसिविर को लेकर भी बहुत सारे भ्रम की स्थितियां हैं, उस पर भी हम आगे बात करेंगे। प्लाज्मा कितना कारगर होता है, उस पर भी बात करने की जरूरत है। लेकिन सिटी स्कैन पर ही इस चर्चा को आगे बढ़ाते हुए डॉक्टर राजीव अग्रवाल, मैं आपका रुख करना चाहती हूं। अगर आप कुछ और आगे जाकर एक्सप्लेन करना चाहें कि सिटी स्कैन किन परिस्थितियों में मरीजों को करवाना चाहिए, क्योंकि कहा गया है एम्स के डायरेक्टर की तरफ से कि माइल्ड सिम्टम्स में आप सिटी स्कैन मत करवाइए, ये घातक हो सकता है। लेकिन किस वक्त ये एहसास हो कि हाँ आप सिटी स्कैन करवाना जरूरी है अगर कोरोना का पता लगाना है, और आरटी-पीसीआर में अगर कोरोना नेगेटिव है, अगर रिपोर्ट नेगेटिव है, तो और कौन कौन से तरीके हो सकते हैं सिटी स्कैन के अलावा जिससे ये पता चले कि कोरोना है वाकई कि नहीं है? डॉक्टर अग्रवाल, ये सिटी स्कैन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। पहले तो मैं इंडिया न्यूज को थैंक्स करना चाहूंगा कि उन्होंने मुझे इस प्रोग्राम में शामिल होने का मौका दिया। सिटी स्कैन जो है, जैसे कि डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने भी बोला है कि सिटी स्कैन बहुत माइल्ड केसेस में नहीं करवाना चाहिए, और सीटी स्कैन उन्हीं केसेस में इंडिकेटेड है जिनको सिम्टम्स हो रहे हैं, या सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि जब वो डिजीज मॉडरेट टू सीवियर कैटेगरी में जा रही है। मॉडरेट टू सीवियर कैटेगरी में जैसे कि सबसे इंपॉर्टेंट साइन उसका होता है कि जब ऑक्सीजन सैचुरेशन डाउन हो रहा हो। ऑक्सीजन सैचुरेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट मार्कर है, और अगर ऑक्सीजन सैचुरेशन पेशेंट का 94 से कम हो रहा है तो ये एक क्रिटिकल लिमिट है। उन केसेस में सीटी स्कैन कराना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि ऑक्सीजन सैचुरेशन डाउन होने का मतलब है कि पेशेंट को कोविड निमोनिया डेवलप हो रहा है, एंड देन एट दैट टाइम सीटी स्कैन इज इम्पॉर्टेंट। और सीटी स्कैन की फाइंडिंग्स के बेसिस पे ही हम जो आगे के ट्रीटमेंट्स हैं, जैसे कि कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स है और रेमडेसिविर है, ये सब चीजें शुरू करते हैं। जी जी, ठीक है डॉक्टर एन.के. गांगुली, लेकिन किस तरह के साइड इफेक्ट्स इससे हो सकते हैं जिसकी बात बार बार हो रही है, और कितना घातक इस शरीर के लिए हो सकता है? आप क्या रिकमेंड करेंगे, किन परिस्थितियों में सिटी स्कैन करवाया जाए? देखिए, अभी जो है पहले इतनी क्लैरिटी नहीं थी जो मैनेजमेंट और ट्रीटमेंट का, तो मैं जो डॉक्टर अग्रवाल ने बोला मैं उससे सहमत हूँ कि फर्स्ट वीक में माइल्ड सिम्टम्स होते, अगर माइल्ड सिम्टम्स हैं तो जैसे किसी भी वायरल में करते हैं, हम पैरासीटामोल लेते हैं, ऑक्सीजन मेजर करते हैं, इम्यून बूस्टर्स लेते हैं, और बस ऑक्सीजन मेजर करते रहते हैं, और उससे ठीक हो जाता है। 80 से 90% लोग ठीक हो जाते हैं। उस वक्त पर सीटी स्कैन नहीं कराना चाहिए। सीटी स्कैन लड़कियों के लिए थोड़ा सा और प्रॉब्लम होती है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा रेडिएशन देती है। करीब 200 या 300 एक्सरेज का एक रेडिएशन सीटी स्कैन से एक बार में हो जाता है, और जब आप लेके जाते हो, जब उसमें पॉजिटिव होता है, आरटी-पीसीआर पॉजिटिव होता है, लेके जाते हो आप, दूसरे लोगों को भी इन्फेक्ट
दूसरे लोग भी इन्फेक्ट हो सकते हैं। तो इसलिए इसको अननेसेसरी वो अवॉइड करना चाहिए और फर्स्ट वीक में जरूरत भी नहीं पड़ती। सेकेंड वीक में एक्चुअली ये जो इन्फेक्शन होते हैं, जैसे डेंगू भी सेकेंड वीक में ज्यादा प्रॉब्लम करता है, ये भी ज्यादा प्रॉब्लम करता है। तो इसमें कुछ चीजें कुछ एक बात निकल कर सामने आ रही है कि फर्स्ट वीक में नहीं करना चाहिए, सेकेंड वीक में सिटी स्कैन आप करवाएं अगर बहुत जरूरी हो तो। एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल और ये भी है कि क्या हार्ट अटैक जैसे साइड इफेक्ट्स इससे हो सकते हैं, इस पर मैं आगे बात करूंगी। लेकिन इस बीच एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए, दिवाकर हमारे साथ जुड़े हुए हैं यूपी से। दिवाकर, क्या सवाल है आपका? हेलो जी दिवाकर, सवाल पूछिए। मेरा सवाल है कि जैसे किसी पेशेंट को फीवर नहीं आ रहा है बट उसको आपका खांसी और सर्दी की शिकायत है, तो क्या मतलब उसको लक्षण माना जा सकता है कोविड का? डॉक्टर एन के गांगुली। हम जब कोई महामारी होती है तब हम सिंड्रोमिक अप्रोच से चलते हैं। अगर आपको खांसी है, आपका जुकाम है, आपका फीवर है, तब हम उस वक्त लेके चलेंगे कि शायद हमारा कोविड है। उसके साथ अगर आपका स्मेल खराब हुआ है या आपका जो टेस्ट खराब हुआ है, वो बड़ा क्लासिक सिम्टम्स है कि आपका वाकई कोविड है। तो उस वक्त अगर आपका आरटीपीसीआर नहीं भी हुआ है, आप मान के चलोगे कि आपका कोविड है। आप अपने को घर में आइसोलेट करोगे, अगर आपके पास वो सुविधा है, कमरे में जाओगे, उसमें बाथरूम होगा, आप दूसरे लोगों से आइसोलेट करोगे, मास्क पहनोगे, आपको खाना दरवाजे पर दिया जाएगा, आप वो खाना खा के उसको आप बाल्टी में पानी सोप से भरा हुआ बाल्टी में अपने को उसको डाल दोगे। अगर डिस्पोजेबल है तो और भी अच्छा है। तो ये एहतियात आपको करना है। 7 दिन के अंदर 90% लोग जो है ठीक हो जाते हैं। अगर आपको कोविड नहीं है तो आप ठीक हो जाओगे। और एहतियात बरतना चाहिए कि आप अपना टेम्परेचर रिकॉर्ड करते रहो, अपना साथ पहले वीक में एंटीबायोटिक लेने की भी कोई जरूरत नहीं है। दूसरे वीक में भी आप अपना ऑक्सीजन रिकॉर्ड मेंटेन करते रहो, अपना टेम्परेचर मेंटेन करते रहो। आप थोड़े से चीजें टेस्ट भी कर सकते हो। अगर 25 सेकंड सांस रोकने में आपका एकदम से नीचे गिरता है, या 5 मिनट चहलकदमी करने में घर में आपका एकदम से ऑक्सीजन गिरता है, वो एक साइन है कि बिल्कुल ऑक्सीजन लेवल को चेक करते रहना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। ठीक है, मुझे लगता है दिवाकर जी को अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं और मैं चाहती हूं कि डॉक्टर राजीव अग्रवाल आप उसका जवाब दें। हमारे साथ मुकेश कुमार जुड़े हुए हैं आरा से। मुकेश जी, क्या सवाल है आपका? जी मैम, मैं मुकेश आरा से बात कर रहा हूँ। बेसिकली मेरे पापा जी की एज 78 ईयर्स है और मेरी मदर जी का एज 75 ईयर्स है। ये दोनों लोग कोरोना पॉजिटिव हो गए थे। इनको मैंने 10 अप्रैल को इंजेक्शन दिलाया था कोविशील्ड। उसके बाद इनको 14 तारीख को फीवर आना शुरू हो गया, तो फीवर का मैंने उस टाइम मेडिसिन दिया, डोलो और एजिथ्रोमाइसिन। लेकिन मैंने फिर से देखा कि वो फीवर उतर नहीं रहा था। 16-17 तारीख को मैंने RT-PCR कराया, तो उनका रिजल्ट आते आते वो 23-22 आया। जब तक मैंने 19 तारीख को इनको CT स्कैन कराया, तो वहां पर CT स्कैन में मेरे पापा का आया CTSS वैल्यू था 0.2/25 और मदर का 7/25 था। और जब तक RT-PCR का भी आ गया, जिसमें मदर का 7/25 था और पापा का 2/25 था। उसके बाद जो वहाँ का डॉक्टर ने मुझे मेडिसिन दिया, मैंने मैम 25 तारीख तक को चलाया, कंटिन्यू किया। लेकिन अभी पापा तो मतलब थोड़ा सा वीकनेस बहुत ज्यादा है, अभी लोग ठीक है। एक तो एज भी 80 ईयर्स है मैम। तो ये पूछना था मुझे कि इनको मैं क्या किस टाइप का खाना खिलाऊं। ऑक्सीजन लेवल भी मैम मेरी माँ का और पापा जी का 95+ ही रह रहा है, फीवर 97.5 के अंदर रह रहा है। तो और ये इसकी भी जानकारी चाहिए थी मुझे कि इनको मतलब जो कोविशील्ड का इंजेक्शन है ये कब मैं दिलवाऊं, क्योंकि 10 तारीख को 10 मई को 1 महीना हो जाएगा। तो फिर इनका इंजेक्शन कब तक दिलवाऊं? क्या फिर से मुझे इनका टेस्ट कराना पड़ेगा RT-PCR या कुछ भी, उसके बाद ही इंजेक्शन दिलाऊं? कैसे मुझे पूरी तरह से, क्योंकि मैं भी मैम इनके बीच में घिरा हुआ हूँ, क्योंकि कोई है नहीं, मैं ही इनको सेवा सत्कार सब चीज कर रहा हूँ। तो क्या क्या मुझे भी लेना चाहिए, मतलब क्या क्या मैं मतलब वो करूँ कि मैं भी सेफ रहूँ? जी, बहुत ही विस्तार से आपने सवाल पूछा है, बहुत शुक्रिया आपका मुकेश जी। और मैं चाहती हूँ डॉक्टर अग्रवाल और डॉक्टर गुप्ता आप दोनों इसका जवाब दें। डॉक्टर अग्रवाल, आपसे शुरुआत करते हुए।
जी, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। बेसिकली जो कोविड की प्रॉब्लम है ये डिपेंड करती है कि पेशेंट की एज क्या है, और जैसे कि आपने पेरेंट्स को बताया है 80 इयर्स की एज है। 80 इयर्स की एज में जो कोविड के कॉम्प्लिकेशंस होते हैं वो थोड़े ज़्यादा होते हैं, और स्पेशली जो चेस्ट के कॉम्प्लिकेशंस होते हैं वो भी ज़्यादा होते हैं। और एक चीज़ होती है पोस्ट कोविड सीक्वली, का मतलब ये होता है कि कोविड इन्फेक्शन जब एक बार हो जाता है तो उस चेस्ट में हीलिंग के बाद में फाइब्रोसिस हो जाती है, और फाइब्रोसिस की वजह से चेस्ट की कैपेसिटी कम हो जाती है। जैसा कि आपने बोला कि उनको वीकनेस लगती है, थोड़ा बहुत फीवर भी रहता है, तो हम आपको यही एडवाइस करेंगे कि ऐसे में जो चेस्ट फिजियोथेरेपी है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। चेस्ट फिजियोथेरेपी में डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज हैं, प्राणायाम है, डेली वॉकिंग है, इन सब चीज़ों का ध्यान रखें। और साथ साथ में जो उनकी और प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कि फीवर आ रहा है, उसके लिए भी जो भी मेडिकेशंस हैं, पैरासिटामॉल है, ये सब चीज़ें दें। और ये भी बहुत ज़रूरी है कि जो भी आपके लोकल जो चेस्ट केयर फिजिशियन है उनके आप संपर्क में रहें, और कभी भी ऐसा लगता है कि ये सिम्टम्स बढ़ रहे हैं या कोई और प्रॉब्लम हो रही है तो अपने जो लोकल चेस्ट केयर के डॉक्टर हैं उनको आप जरूर। जी डॉक्टर गुप्ता, आप कुछ ऐड करना चाहते हैं? देखिए, ऐसा है कि जो पेशेंट ये डिस्चार्ज हो गए हैं, और मैं पूरा क्वेश्चन समझ नहीं पाया था, इनका ये कहने का मतलब था कि पेशेंट को डिस्चार्ज हो चुके हैं ना, यही बात है ना? जी जी हाँ, तो डिस्चार्ज होने के बाद तो पेशेंट को सैचुरेशन अगर नॉर्मल है तो कोई चिंता की बात नहीं। अगर सैचुरेशन फिर भी लो चल रहा है तो आपको लंग फाइब्रोसिस है, तो उसके लिए कुछ दवाइयां हैं, उसको ऐड कर लीजिए और अपने लंग स्पेशलिस्ट से बात करके उससे इलाज कराते हैं। ठीक है, आप लोग रहिएगा हमारे साथ आगे भी, और कॉलर्स लेने की हम कोशिश आपके माध्यम से। ये फर्स्ट वीक में भी HRCT की जरूरत पड़ सकती है अगर पेशेंट इज रैपिडली डिटीरियरेटिंग। ऐसा इस सेकेंड वेव में देखा गया है कि HRCT शुड नॉट बी, थोड़ा सा बहुत ज्यादा भ्रम हो गया। 3-4 दिन से मैं टेलीविजन बोल रहा हूँ, बड़ा बैलेंस करने की जरूरत है। अगर क्लिनिकली इंडिकेटेड है, सैचुरेशन फॉल कर गया 5th डे में, 6th डे में, 7th डे में, तो HRCT करके पता करके ज्यादा जरूरी है, नहीं तो। और सेकेंडली मैं अभी भी कहना चाहता हूँ, मेनी टाइम सिम्टम्स आर क्लासिकल, या तो बिल्कुल सेंस ऑफ स्मेल और टेस्ट चल जाए तो वो तो RT-PCR के बराबर हो गया। ठीक है, लेकिन अगर सिम्टम्स फीवर है और उसको हमको RT-PCR नहीं हो पा रहा, कई जगह नहीं हो पा रहा, 4-6 दिन में रिपोर्ट आ रही है, तो HRCT इज द ओनली इज द वेरी क्लासिकल गोल्डन टेस्ट है जो कंफर्म करता है कि आपको कोविड है कि नहीं। जी ठीक है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स इशू है, इसे और भी आगे विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे। आप लोग बने रहिएगा हमारे साथ, और कॉलर्स लगातार जुड़ सकते हैं इंडिया न्यूज के माध्यम से, डॉक्टर से सलाह ले सकते हैं। नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, आप जरूर इन पर कॉल कीजिए और डॉक्टर से सलाह लीजिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए इंडिया न्यूज। इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं शिप्रा सुमन, और लगातार कोविड OPD के जरिए हम आपके सवालों का जवाब देने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और कोशिश हमारी यही रहती है कि आपके मन में कोई भी शंका हो, कोई भी भ्रम हो, कोई भी समस्या हो, कोई भी परेशानी हो, आप जरूर कॉल करें। नंबर्स लगातार इंडिया न्यूज की टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, और आप कॉल करके हमसे सवाल पूछ सकते हैं। हम उन सवालों को एक्सपर्ट्स डॉक्टर्स के सामने रखेंगे, और हम उम्मीद करते हैं कि आपको सवालों का जवाब मिलेगा। डॉक्टर विवेक गुप्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, डॉक्टर राजीव अग्रवाल है हमारे साथ, डॉक्टर NK गांगुली भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर NK गांगुली, इस हिस्से की शुरुआत मैं आपके साथ करना चाहती हूँ, और एक बहुत परेशान करने वाली बात है कि कई मरीजों की मौत इसलिए भी हुई है क्योंकि उन्हें हार्ट अटैक आया, वो कोविड से ग्रस्त हुए, कोविड का शिकार हुए, उसके बाद रिकवर कर रहे थे, और फिर अचानक खबर आती है कि हार्ट अटैक से उनकी मौत हो गई। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? क्या इसके पीछे भी जिस तरह के साइड इफेक्ट्स का जिक्र हो रहा है, क्या उसका कोई कारण हो सकता है? एक्चुअली अभी एक बहुत प्रेस्टिजियस जर्नल है, उसको न्यू इंग्लैंड जर्नल मेडिसिन बोलते हैं। इस सवाल का विवेक जी से भी बाद में पूछिएगा। जो मुझे पता है वो ये है कि ये कोविड जो इन्फेक्शन है, जो स्पाइक प्रोटीन्स है इसकी, और कुछ और जो नॉक्शियस एंटीजेंस हैं, ये एक थ्रोम्बोटिक डिजीज करते हैं। ये एक थ्रोम्बोसिस करता है और ब्लड क्लॉटिंग करता है, और उससे सडनली हार्ट अटैक्स हो सकते हैं, स्ट्रोक भी हो सकता है, और इसके अलावा सडनली इट कैन एनहांस द ब्लड प्रेशर,
इनका पेसमेकर वगैरह लगा हुआ है, उनमें कभी कभी काफी हार्ट रेट बढ़ा देता है, जिसको टेकिकार्डिया बोलते हैं। तो इसलिए जो इसमें हार्ट, लंग्स, किडनी और ब्रेन तो सारे अफेक्टेड हो सकते हैं, लेकिन हार्ट काफी अफेक्ट होता है। इसीलिए कुछ एक प्रकार का वैक्सीन है जो कि एडिनो वैक्सीन है, जो कि जॉनसन के एस्ट्रा के है। ये भी कुछ लोगों में जिनमें कि ये डिजीज है, जिनमें डीप थ्रोम्बोसिस है, जिनमें कि जो कि ब्लड थिनर या थ्रोम्बोटिक डिजीज में है, उनको ये वाला अवॉइड करना चाहिए। वो उनके लिए दूसरी चीजें अवेलेबल है। तो कोविड एक बहुत डेंजरस बग है। ये सिर्फ यही नहीं कि फेफड़े के उससे लोगों को मार देता है, ये दूसरे ऑर्गन्स भी इसमें अफेक्टेड होते हैं। बट उन लोगों में कोई पहले से एक प्रॉब्लम होती है। जिनमें डायबिटीज होता है उनमें भी खतरा होता है, उनमें भी एसोसिएटेड रिस्क फैक्टर्स होते हैं। तो उन रिस्क फैक्टर्स के जरिए भी वो आक्रामक होते हैं, उनमें दवाइयाँ उतनी अच्छी काम नहीं करती। ठीक, इसे और हम समझने की कोशिश करेंगे डॉक्टर विवेक गुप्ता से, और कौन कौन से ऑर्गन्स हैं जिन पर कोविड बहुत ज्यादा प्रभाव डालता है, हार्ट अटैक से होने वाली मौतों की वजह क्या है, ये भी जानेंगे। लेकिन इस बीच एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं और मैं चाहती हूँ डॉक्टर राजीव अग्रवाल आप उसका जवाब दें। रवि हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रवि, आप कहाँ से बात कर रहे हैं? दिल्ली से रवि हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रवि, अगर आपको आवाज आ रही हो, सवाल पूछिए। चलिए, हम संपर्क करने की आगे भी कोशिश करेंगे। लगातार इंडिया न्यूज के दर्शक कॉल कर सकते हैं टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर्स पर, और कोविड ओपीडी के जरिए हम आपके सवालों का जवाब देने की कोशिश कर रहे हैं। डॉक्टर विवेक गुप्ता, जो चर्चा हम कर रहे थे उसे अगर आप आगे बढ़ाना चाहें कि आखिर क्यों हार्ट अटैक की वजह से कई मौतों की खबरें आ रही हैं, और वो कौन कौन से ऑर्गन्स हैं जिन पर कोविड ज्यादा प्रभाव डालता है, और किस तरीके से ये साइड इफेक्ट सामने आते हैं। देखिए, जब मैं शुरुआत करता हूँ, क्योंकि मैंने कोविड वेव 1 में भी काफी फॉलो किया था, उसमें हम लोग सीख रहे थे। जब इटली के डॉक्टर्स और अमेरिका के डॉक्टर्स से मैं वेबिनार करता था, हम टॉकिंग ऑफ मार्च, अप्रैल, मई, जून 2020, उस समय ये बात आई थी कि बेसिकली इट इज द लंग निमोनिया विच इज द बेसिकली बीइंग अफेक्टेड बाय द कोविड। बट उसके बाद ये पता लगा कि इट इज एक्चुअली थ्रोम्बोटिक वायरस, इट लीड्स टू थ्रोम्बोसिस, इट लीड्स टू थ्रोम्बोसिस एट वेरियस प्लेसेस। उसमें सबसे ज्यादा डेथ हुई थी जो वेव 1 में हुई थी, वो हुई थी पल्मोनरी थ्रोम्बोएम्बोलिज्म की वजह से, जहाँ की पैर की नसों में जो पेशेंट लेटा होता है अस्पताल में, और पैर की नसों में क्लॉट बन गया, वो और पल्मोनरी आर्टरीज में चला गया। इसके लिए हम लोग उस समय ट्रीटमेंट शुरू किया था कि भाई एकोस्प्रिन के अलावा साथ साथ हम लोग इनॉक्सोप्रिन या लो मोलेकुलर वेट हेपेरिन, जो कि एंटी कोगुलेंट है, जो हेल्प करते हैं कि इस तरह की बातें नहीं हो। उस समय सबसे ज्यादा मौतें हुई थी पल्मोनरी एम्बोलिज्म। वी लॉस्ट लॉट ऑफ डॉक्टर्स इन इटली एंड आल्सो हियर इन इंडिया। ठीक है, अभी जो ये वेव है इसमें मुझे उम्मीद है कि कई जो आशंकाएं हैं वो दूर हुई होंगी, और आगे भी हम कोशिश करेंगे कि तमाम सवाल हम लेते रहें दर्शकों के। लेकिन फिलहाल बहुत शुक्रिया आप लोगों का डॉक्टर्स हमारे साथ जुड़ने